नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के बाग में इस समय बौर आ रहे हैं और आने वाले समय में इन्हीं बौर से फल बनेंगे। इसलिए आम के बागों की इस समय खास देखरेख करने की जरूरत है ताकि आम के बागों से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। तो कौन कौन से कार्यों को करें आम के बागों में, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। जैसा कि देख सकते हैं कि आम की फसल जो है वो हम क्रांतिक अवस्था में है, फलन मतलब फूल और फल की अवस्था में है। इस पे जो है आम की जो फसल है उसमें मौसम का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि मौसम उसको बहुत इफेक्ट करता है। तो हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उसको कैसे हम मैनेजमेंट उसका अच्छे से अच्छा करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकें। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपको आम की फसल मतलब उत्पादन अच्छा लेना है तो आपको सबसे पहले अपने उद्यानों की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि साफ़ सफाई से ऐसा ये है कि जैसे खरपतवार जो होते हैं हमारे उद्यान में तो वो पोषक तत्व खुद ले लेते हैं और पौधों को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ जो खरपतवार हैं वो कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय का काम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको निदाई गुड़ाई करना है, जो खरपतवार हैं उसको अपने उद्यानों से बाहर निकालना है। निदाई गुड़ाई से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना पोषक तत्व उनको मिलना है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो हवा उनको मिलनी चाहिए, जो वायु का संचार होना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छे से होगा। आम के बाग में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी आम के पौधों में सिंचाई कर देते हैं और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ पौधों में कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। तो कैसे करें उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जल प्रबंधन और पोषक प्रबंधन। तो सबसे पहले पोषक प्रबंधन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आम के जो वृक्ष है उसकी छाया जहाँ तक जा रही है, मतलब दोपहर 12 बजे तक जितनी उसकी छाया जा रही है उसके तने से 1 से 1.5 फीट की दूरी से जहाँ तक वो आखिरी छाया जा रही है वहाँ तक 15 से 20 तक आड़ी सड़ी गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी होनी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपने मृदा परीक्षण कराया होगा तो उसकी अनुशंसित मात्रा जो आपको बताई गई होगी तो वो भी आप गोबर की खाद के साथ मिला सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी अनुशंसित मात्रा आप उसमें मिला लें। और उसके बाद बात आती है जल प्रबंधन की। तो जल प्रबंधन में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो आप जल का प्रबंधन ऐसा करें कि ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो, नमी बनी रहे, क्योंकि उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि फूल जो झड़ने की समस्या है वो आपकी नहीं होगी। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कई तरह के कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है, जिनका शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आम का उत्पादन बहुत कम प्राप्त होगा, इसलिए आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण करें। तो फसल सुरक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे कीटों की। आम के वृक्ष में जो सबसे प्रमुख कीट है वो मैंगो मीलीबग। आप लोग सभी जानते होंगे कि मैंगो मीलीबग कितना ज़्यादा नुकसान करता है हमारे पौधों को। तो ये कीट जो है ज़मीन पे रेंगने वाला है और ये तने से होते हुए जो है वो वृक्ष पे ऊपर चढ़ जाता है और रस चूस के उसकी मंजरियों को और फल को सुखा देता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जड़ से तने तक 1 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर आपको या तो ग्रीस लगानी है या तो पॉलीथीन लगानी है, जिससे कि कीड़े जो है ऊपर ना चढ़ सके। तो सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट, अगर मान लो उसका प्रकोप हो चुका है, अगर कीटों का प्रकोप आपके पौधे में हो चुका है तो आप इसके लिए रासायनिक दवा क्लोरोपेरिफास नाम से एक दवा आती है, उसकी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको दवा को मिला लें और इसका छिड़काव अच्छे से करें। इसके बाद हम बात करेंगे आम के दूसरे प्रमुख कीट की, मैंगो हॉपर। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो आम का फुदका नाम से हम जानते हैं।
तो ये क्या करता है कि हजारों की संख्या में हमारे पौधों में अटैक करता है, उसका मतलब प्रकोप दिखता है, और ये जो है पूरा का पूरा मतलब मंजीरियों से पूरा रस चूस लेता है और एक ब्लैक कलर का, काले कलर का एक द्रव जो है उत्सर्जित करता है, जो पत्तियों पर पूरी तरीके से जम जाती है और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों की रुक जाती है। इससे बचने का उपाय एक ये है कि एक क्लोरोपेरिफास नाम की जो दवा है वो 2 ml आप प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या तो एक इमिडाक्लोप्रिड नाम से एक दवा जो आती है वो 0.5 ml जो है प्रति लीटर के हिसाब से आप वो दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आम के पौधों में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, इसको फफूंदी रोग भी कहते हैं, भभूतिया रोग भी कहते हैं इसको। तो इसमें होता क्या चीज़ है कि आपका पूरा जो मंजीरिया है, आम की जो मंजीरिया होती है उसको पूरा तरीके से ये सुखा देता है और एक जाले के आकार का उसमें वो पूरा पाउडर जमा हो जाता है, जिससे कि अफलन की स्थिति आ जाएगी। मतलब फल तो बनने का सवाल ही नहीं है, इसमें पूरे फूल झड़ जाते हैं तो फिर फल कहाँ से बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हानिप्रद है हमारे पौधों के लिए। मतलब अभी वर्तमान जो मौसम चल रहा है उसमें भभूतिया रोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसके प्रबंधन के लिए एक सल्फेक्स दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर एक बावस्टीन नाम की एक दवा आती है तो उसका भी आप छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर एक बार में अगर आपको कंट्रोल नहीं दिख रहा है तो आप इसका लगातार 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आलू की खुदाई बड़े पैमाने पर तो मशीनों से ही की जाती है, लेकिन यदि आप छोटे किसान हैं तो हल या ट्रैक्टर से चलने वाले डीगर से खुदाई कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रहे कि आलू कटे फटे नहीं, और खुदाई के बाद आलू का भंडारण भी सही तरीके से करें। तो किस प्रकार करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार यादव। देखिए, पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर श्यामगढ़ ये हरियाणा सरकार का एक उपक्रम है और CPRI भारत सरकार के सहयोग से हम यहाँ पे आलू के बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो बीज बनाते हैं वो टिश्यू कल्चर विधि से बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई तरह के बीज होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ब्रीडर सीड की, तो यहाँ पे हम लोग ब्रीडर सीड बना रहे हैं। ब्रीडर सीड की जो हार्वेस्टिंग है वो हम आमतौर पे बिना मिट्टी के पैदा कर रहे हैं और उनको मैन्युअली हार्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक है फिर फाउंडेशन बीज का उत्पादन। यहाँ पे हम लगभग 35 एकड़ में फाउंडेशन बीज का उत्पादन ले रहे हैं, उसके साथ में सर्टिफाइड सीड का उत्पादन ले रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल समय से लगाई होगी वो अभी खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी और इस समय खुदाई का कार्य चल भी रहा होगा। तो इस समय किसानों को आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए जानते हैं। तो फाउंडेशन बीज और सर्टिफाइड सीड जो है वो दोनों ही हम मैकेनाइज तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास पोटैटो डिगर है जो ट्रैक्टर की सहायता से चलता है, तो उस पर हम लोग अभी दोनों कैटेगरी की फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज की डिगिंग कर रहे हैं यहाँ पे। यदि किसान भाइयों आलू की खुदाई करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो आप पोटैटो डिगर मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे खुदाई करने में आलू की खुदाई भी जल्दी हो जाती है और वो भी कंद कटते नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो बीज उत्पादन का कार्य है उसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी होती है कि जब आपका डिगर चलता है, मशीन चलती है, तो बड़ी भारी मशीनें हैं, ट्रैक्टर के साथ में मशीन अटैच होती है। तो जिस हिसाब से आप बिजाई करते हैं, बेड पे बिजाई की हुई है या चूर पे बिजाई की हुई है, उसी हिसाब से उसकी पिटाई करनी जरूरी है। बेड पे है तो बेड पे जो बेड हार्वेस्टर आता है उसके लगाना पड़ेगा, और अगर रो में लगी है तो रो हार्वेस्टर की सहायता से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि रो में लगे हुए हैं तो रो हार्वेस्टर की मदद से लेते हैं। अगर कई बार ट्रैक्टर का ड्राइवर नया है, डिगर का नहीं समझ में आता, तो आलू की जो बीज हैं उनमें काफ़ी सारे डैमेज हो जाते हैं, जिनको कटे हुए आलू बोलते हैं किसान। तो वो कम से कम होना चाहिए बीज उत्पादन में। हालांकि कुछ तो कट लगता ही है ट्रैक्टर में, लेकिन वो कम से कम होना चाहिए। जिस आलू में कट लग गया खुदाई के दौरान वो आलू खराब हो जाता है।
एक तो मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा धूप में आलू ना निकालें और सुबह उसको खोद के और उसको छाँव में इकट्ठा कर दें, क्योंकि कई बार उसको पूरा पूरा दिन धूप में छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक धूप में पड़े रहते हैं, तो उससे आलू के ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। या उसको पराली से ढक दें, अगर आपने खुले खेत में शेड में नहीं रखा तो उसको पराली से ढक के रखें। देखिए, आलू की खुदाई के बाद में उसकी 2-3 विधियां होती हैं। सबसे पहले उसको हम लोग फील्ड हीट बोलते हैं, उनको इकट्ठा करके छोड़ देते हैं ठंडे मौसम में, ताकि जब खेत से आलू निकला तो उसकी जो हीट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद में फिर उसको ग्रेडिंग शेड में लेके आया जाता है। ग्रेडिंग शेड में आपने देखा होगा, ये मशीन जो हमारी है इसमें हम 4 ग्रेड में उनको ग्रेडिंग कर रहे हैं। एक बोलते हैं हम उसको अंडर साइज, जो बिल्कुल छोटे साइज़ को, किसान उसको आमतौर पर गोली की भाषा में समझते हैं कि आलू की गोली है, तो उसको हम अंडर साइज ग्रेड पे ग्रेडिंग करते हैं ग्रेडर से। दूसरा एक आता है हमारा सीड साइज, जिसमें हम 35 से 40 mm के आलू को ग्रेड करते हैं, उनको बीज का हिसाब से बोलते हैं, उनको बीज बोलते हैं, जो आलू का बीज बनता है। उसके अलावा एक 40 से 50-55 mm का रहता है, जिसको गुल्ला साइज भी बोल देते हैं और बिग साइज सीड भी बोल देते हैं। इसके अलावा हमारा लास्ट जो चौथा ग्रेड है वो ओवर साइज का है, जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। बीज उत्पादन में जो है ओवर साइज और अंडर साइज कम से कम होने चाहिए, सीड साइज ही अच्छा माना जाता है, उसी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं अगले अपनी प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलिकपुर, जिला जयपुर के किसान विनोद कुमार ने। आप रिचके की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे में रंजिके का विशेष स्थान रहता है। तो रंजिके की फसल अपन सही और अच्छी गुणवत्ता युक्त लें, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है टाइम टू टाइम सिंचाई अपन को करनी चाहिए। समय समय पे सिंचाई जरूरी है। सिंचाई ही डिले करेंगे, लेट करेंगे, तो उसमें क्या है कि थोड़े अपना रंजिका जो है ना वो मुरझाने लगता है, और जितना अपन को उत्पादन या जितना चारा मिलना चाहिए उस परिवेश में अपन को चारा नहीं मिल पाता। रिजके की फसल में हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, ताकि रिजके की फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। रिजके की पहली कटाई 55 से 60 दिन पर करें। उसके बाद रिजके की कटाइयां लगभग 1 माह के अंतराल से करते रहें, और प्रत्येक कटाई के बाद यूरिया का भुरकाव करके सिंचाई करें। ऐसा करने से रिजके की बढ़वार शीघ्र होती है। हर कटाई पे एक बार यूरिया जरूर दें, जिससे क्या कि बढ़वार जल्दी होगी, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। एक समस्या और आती है रंजिके में कि अब एक उपज जो है एक पपड़ी सी आ जाती है खेत में, जिससे क्या है कि वो वहाँ से गलन चालू हो जाती है और रेंज का जो है वो जाने लग जाता है। इसलिए उसकी जो है ना निराई गुड़ाई करते हुए फंजीसाइड का एक बार स्प्रे जरूर करें, बुरकाव करवा दें, जिससे क्या है कि वो रुके। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि जो ही मतलब वहाँ से जो कटाव शुरू हो जाता है रंजिके का नीचे से और जड़ें गलने लग जाती हैं, तो ट्राइकोडर्मा जरूर काम में लें। ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, तो इससे क्या है कि जल गलन को रोक देती है और रंजिका अपना सही सलामत और उसकी बढ़वार अच्छी होती है। अमर बेल की रिजके की फसल में गंभीर समस्या है। अगर समय रहते अमर बेल का नियंत्रण नहीं किया गया तो रिजके की संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रिजके में खड़े में अगर अमर बेल आती है तो उसकी जो अपन जो कटिंग करें, उस कटिंग वाली जगह में एक भी तिनका अमर बेल का नहीं रहना चाहिए, जिससे क्या है कि वो पुनः डेवलप नहीं हो। क्योंकि अमर बेल एक परजीवी है जो उसके सारे ही पनपती है। इसलिए अपन को कटाई के बाद विशेष ध्यान देने की बात है कि अमर बेल जो है ना वहाँ दिखाई नहीं दे अपन को। रंजिके के बीज में विशेष तौर से एक समस्या आती है कि भाई उसमें अमर बेल का बीज भी मिक्स होता है। तो अमर बेल के बीज को कैसे क्या हटाएं, कैसे उसका उपचार करें, इसके लिए ज़रूरी है कि अपन जो बीज लेके आए बाजार से
उस बीज को 20% नमक के घोल से उसको उपचारित करें। तो उसमें जो ऊपर जो बीज आएगा वो अमरबेल का बीज होगा और उस बीज को अपन हटा दें और इसके बाद में उस रंजके के बीज को अपन साफ पानी से उपचारित करें और फिर हल्का सा सुखा दें और सुखाने के बाद ही उसकी बुआई करवाएं। अमरबेल से प्रभावित फसल को काट कर नष्ट करें। रिजके की फसल में अमरबेल के नियंत्रण के लिए पैराक्वाट 0.1% का छिड़काव करें। रिजके को मशीन से काटकर खिलाएं। चारे को काटकर खिलाने से पशु रिजके को बड़े चाव से खाते हैं और चारा खराब भी नहीं होता, यानी पशु द्वारा संपूर्ण चारे को खा लिया जाता है। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए अपन पशुओं को अच्छा चारा खिला सकते हैं, जिससे क्या है कि अपने दूध की मात्रा बढ़े। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के किसान मुकेश कुमार ने। आप सेम की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाह रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान में यदि हम सब्जी वाली फसलों की बात करें तो सेम जो दलहनी सब्जी के रूप में जानी जाती है, उसका भी एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि ये दलहनी सब्जी है तो इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। और प्रोटीन आप जानते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे अच्छा उत्पादन प्राप्ति के लिए हमें इसकी देखभाल करना विशेष जरूरी हो जाता है। खरपतवार से मुक्त हमें फसल को बिल्कुल रखना है। तो निदाई गुड़ाई करने से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी जड़ों में, जड़ों का विकास होगा और जड़ हमारी सक्रिय रहेंगी, पोषक तत्व तो लेती रहेंगी। इसलिए निदाई गुड़ाई बेहद आवश्यकता है। और जब निदाई गुड़ाई करेंगे तो निश्चित है कि अवांछित जो पौधे हैं वो हमारे हटते रहेंगे और उसी में हम मिलाते जाएंगे, तो वो जो है उसमें खाद का भी काम करते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। साथ ही साथ ऐसी अवस्था, अभी तो पानी गिर गया है, तो पानी तो अभी आपको मिल गया है, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति है कि हम कहते हैं कि ठंडी में जहाँ सेम की हम खेती कर रहे हैं, तो ठंडी में कम से कम 15 दिन में एक सिंचाई हमें करना चाहिए, 15-15 दिन के अंतराल में। तो 15-15 दिन के साथ, जैसे अभी तो पानी गिर गया है, इसके बाद जब पानी की आवश्यकता हो, दरार ऐसे उसमें आने लगे, तो आप हल्की सिंचाई अवश्य रूप से करते रहें। और यूरिया आपको खाद नहीं देना है, ठीक है ना। खाद में यदि आपको देना ही है तो आप NPK का छिड़काव कर सकते हैं। 1 किलो प्रति 19-19-19 है, 18-18-18 है, 20-20-20 है। आप इनका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200-250 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो पोषक तत्व भी मिल जाएंगे उनको, और जिससे कि फलन अच्छी होगी, अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त। किसान भाइयों, सेम की फसल को सबसे ज्यादा हानि कीटों के प्रकोप से होती है, इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। वर्तमान में जो ये मौसम में उतार चढ़ाव आया है, ये मौसम को देखते हुए विशेष रूप से उसमें यदि कीड़े की बात करें तो माहू का सबसे ज़्यादा प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। माहू क्या करता क्या है, माहू विशेष रूप से जहाँ हल्की कोमल कलियां हैं जिसमें कि फिर फलियां बनने जा रही हैं या कि फली बनने को तैयार हैं, तो ऐसे कोमल अंगों में फूल वाली स्थिति पे, बड पर, उसमें हम माहू को देखते हैं कि ये भूरा काला रंग का छोटा सा कीड़ा जो है ये बहुतायत संख्या में लिपट जाता है। बिल्कुल दूर से ऐसा लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि है क्या। जब नज़दीक से जाके देखते हैं, जब उस पर हाथ लगाते हैं, तो आप समझ में आएगा कि कोई ऐसा कीड़ा है इसमें जो कि रस चूस रहा और फूल सेट नहीं हो पाते, इसलिए फलियां नहीं बन पाती। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है। यदि हम इस सजगता से और दवाई का उपयोग करेंगे हम यदि, तो बहुत जल्दी हम इसमें नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त तो बड़ी अच्छी दवाई है, डायोमेथोएट 30 EC का जो आता है, उसको हम जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके समान रूप से यदि छिड़काव कर देते हैं तो भी हमसे इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें फली भेदक का भी अभी कहीं देखने को मिला है। ऐसे किसान बताते हैं कि इसमें फली भेदक, जो फली दाने बन रहे हैं, उसमें अंदर
भेद करके अंदर जो मादा होती है वो अंदर उसके कॉर्टेक्स में अंदर छेद करके और एक अंडा दे आती है, और उससे अंडे से निकल करके जो छोटी छोटी इल्लियाँ जो कैटरपिलर्स रहते हैं वो अंदर ही जो सबसे पहले दाने को खाते हैं। अब दाने को खा करके फिर जब उस मटेरियल को खा करके और छेद करके बाहर निकल जाते हैं। देखने में समझ में आता है कि जब फलियों के दाने ही खा रहे हैं तो नुकसान निश्चित है कि बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फूल की अवस्था में, फूल से फलियों की बनने की अवस्था में भी हमें देखभाल की सख्त ज़रूरत हो, और उस समय उसका यदि फेरोमोन ट्रैप लगा लें तो उससे हम सहजता से अनुमान उससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें प्रकोप होने वाला है कि नहीं। अब दूसरा मान लीजिए ऐसा लग रहा कि 5-6 नर फंस रहे हैं उसमें, तब हमें जो है दवाई की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक कीटनाशी में सबसे बेहतर है आपका इंडाक्साकार्ब। इंडाक्साकार्ब का 200 ml दवाई 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा है, और उसको आप 200 लीटर पानी में बना करके समान रूप से घोल का स्प्रे कर सकते हैं। सेम की फसल को कुछ रोग भी ज्यादा नुकसान करते हैं, तो आप इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। कहीं कहीं पत्तियों में भी भूरे पीले धब्बे मिल रहे हैं, एंथ्रेक्नोज के लक्षण कभी कभी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमारी है तो कार्बेंडाजिम नाम का एक फफूंदनाशी है, और उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करके इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। या मान लीजिए कभी कभी इसमें जो है पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप हो जाता है, बीमारी है पाउडर जैसे पत्तियों में होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यही फफूंदनाशी जो हमने बाविस्टीन को बताया, कार्बेंडाजिम नाम से जाने जाता है, इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके आप बीमारी, पत्तियों में जो भी बीमारी लग रही है उस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने अभी आपको बताया समसामयिकी का, तो उसमें यदि इस सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित है कि सेम की फसल आपको बेहतर प्राप्त होगी, अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।